बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा थर्ड डे है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस। तो इस ये आज का लेक्चर थोड़ा छोटा सा होगा क्योंकि हमने कल जिस तरह डिसाइड किया था कि कुछ चीज़ें हम थोड़ी सी लिमिटाइज करेंगे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एप्लीकेशन का रिलीज प्रोसेस है ये क्या होता है और उसकी कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें हैं हम वो थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। बिफोर दिस कि हम एप्लीकेशन के रिलीज प्रोसेस को डिस्कस करें, हम थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बेहतर करने के लिए जो SDLC मॉडल आपने अक्सर वो पढ़ा होगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जो ऑलरेडी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट फॉर रिवीजन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे मूव ऑन हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है इसको जिक्र कर लेते हैं। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर्स द क्वालिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये जो आपका लाइफ साइकिल है ये नॉर्मली यूज़ किस लिए किया जाता है कि हम सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना चाहते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर जो हमारा जो भी क्लाइंट हमसे चाह रहा है वो जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो चाह रहा है तो वो उसके पास एज ए सोल्यूशन अवेलेबल है। और ये हम पूरा मॉडल फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर लाजमी एग्जिस्ट करें। उनमें सबसे पहला तो ये क्वालिटी एंड दूसरा इज करेक्टनेस। तो क्वालिटी और जो आपकी करेक्टनेस है इसका इंश्योर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी का ना हो, जिस क्वालिटी में बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं कि यूजेबल अच्छा हो, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, यूज़र इंटरफेसेस अच्छे हों, जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल ठीक तरह डिफाइन किए हों और कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मीट करता हो। और इसी तरह करेक्ट होना चाहिए कि आपकी जो प्रोसेसेस हैं जिन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए क्लाइंट ने आपको सॉफ्टवेयर बनाने को कहा है तो वो बिल्कुल करेक्ट हो, ये ना हो कि उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम हो। तो ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको इंश्योर करने के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यूज़ करते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो मेन एम है वो यही है कि हम एक हाई क्वालिटी जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप कर सकें। तो ये बात हमें इंश्योर करनी चाहिए। ओके जी, अच्छा अब आपको जैसे कि ऑलरेडी पता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है इसके अंदर डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो हम जो अभी सबसे पहला जो फेज है वो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का एंड एनालिसिस का। तो अब मैं ज़ाहिर है इसकी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको सब जानते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हम यूज़र से कलेक्ट करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। तो ये जो फेज है इसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जिस तरह राइट साइड पे चार जो मैंने कुछ जो लेवल्स कह लें या आपको ऐसे बंदे कह लें कि जो कि इस प्रोसेस में या इस फेज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनका जिक्र किया है, जिसमें प्रोडक्ट ऑनर है जो आपकी प्रोडक्ट बनवा रहा है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जो कि उस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, और एक बिजनेस एनालिस्ट होता है जो कि आपके प्रोडक्ट ऑनर से डिस्कस करता है कि वो क्या सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है और फिर उसको डॉक्यूमेंट करता है। और जो आपके CTOs होते हैं जो कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये यूं कह लें कि जब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज से गुजरते हैं या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इस फेज से गुजरता है, तो ये चार जो टॉप लेवल के लोग हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि हर तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली गैदर की जा सकें और किसी किस्म का इसमें फ्लॉ ना हो। फिर जो नेक्स्ट फेज हमारा आता है वो डिज़ाइन का फेज है, और डिज़ाइन के फेज में हमारा जो सिस्टम आर्किटेक्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है, जो हमारे उन जो रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई होती हैं तो जिसको हम SRS की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को वो एक्सेस करता है या यूज़ करता है और फिर एक डिज़ाइन तैयार करता है। तो जो सिस्टम आर्किटेक्ट होता है बेसिकली ये उसका काम होता है, जो कि सिस्टम लेवल का डिज़ाइन है। जो दूसरा डिज़ाइन जिसको हम नॉर्मली इंटरफेस डिज़ाइनिंग का भी कह सकते हैं, तो इंटरफेस डिज़ाइनिंग नॉर्मली वो वाली होती है जिसमें आपका जो यूज़र इंटरफेस और यूज़र
एक्सपीरियंस को डिजाइन करने वाला बंदा होता है। तो ये असल में दो तरह के डिजाइन का यहाँ जिक्र हो रहा है। एक वो डिजाइन जो ओवरऑल एप्लीकेशन का आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है, और दूसरा वो जो कि आपको यूजर इंटरफेसेस के तौर पे नजर आता है, और जो आपका एंड यूजर एक्सपीरियंस के तौर पे इसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो ये वो दो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसका मतलब है कि ये दो तरह के ऐसे बंदे होते हैं जो डिजाइन वाले फेज में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज डेवलपमेंट फेज। और डेवलपमेंट फेज में आपको पता ही है कि इसमें आपके जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं या और आपके बैक एंड डेवलपर्स ये इन्वॉल्व होते हैं। और अगेन जिस तरह हमने लास्ट क्लास में या लास्ट सेशन के अंदर इसको डिस्कस किया था कि एक तीसरा भी फुल स्टैक डेवलपर होता है। तो ये दो तरह के जो डेवलपर्स हैं या तीनों डेवलपर्स कह लें, वो तीनों इस केस में इन्वॉल्व होते हैं और वो इस फेज को कैरी ऑन कर रहे होते हैं। और जो नेक्स्ट आपका टेस्टिंग का फेज है, इस टेस्टिंग के फेज में अगेन सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो क्वालिटी एश्योरेंस के जो इंजीनियर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जो टेस्टर्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, और जो डेवऑप्स का बंदा होता है जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड जिसका काम होता है, या जो डेवऑप्स का असल में एक्चुअली बंदा होता है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो वो बंदा भी इसी टेस्टिंग फेज में साथ इन्वॉल्व भी होता है। और वो तो ये चारों मिलके टेस्टिंग वाले प्रोसेस को जरा स्मूथ करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट वाला जाहिर है उसने जो आर्किटेक्चर बनाया होता है उसको डिस्कस करते हैं, जो टेस्टर्स हैं वो भी चेक करते हैं कि यार आप आर्किटेक्चर में किसी किस्म का इशू तो नहीं है, कि हम किसी तरह की फीचर्स या बाकी कुछ और फैसिलिटीज को हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई आर्किटेक्चरल फ्लॉ तो नहीं है, और वो उसके साथ डिस्कस करते हैं। और अगर कोई चीज़ क्यूए इंजीनियर्स को या टेस्टर्स को समझ नहीं आ रही, तो जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है वो उनको अच्छे तरीके से समझा सकता है। और इसी तरह जो डेवऑप्स इंजीनियर है वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है कि जो ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है, आपने शायद ये नाम सुना हो कि टेस्ट ऑटोमेशन, कि जो जितनी भी टेस्टिंग हम करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कोड्स कर रहे होते हैं, तो उसको स्ट्रीमलाइन करना कि प्रॉपरली वो चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर और टेस्टर्स जो हैं ये आपस में मिलकर काम करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा फेज है दैट इज डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट फेज में आपका जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं और जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं ये मिलकर काम करते हैं। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये है कि जो आपके डेटा बेसिस वगैरह को मैनेज करते हैं, जिस तरह लार्ज स्केल अगर डेटा बेसिस है तो जो डीबीएज होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो लोग चूंकि अपने उनका टोटली फोकस डेटाबेसेस से रिलेटेड होता है और वो उनकी मैनेजमेंट और बाकी सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। और जो डेवऑप्स इंजीनियर है वो भी साथ चूंकि उसका भी रोल है कि एप्लीकेशन ने चूंकि डेटाबेसेस को यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो और वो प्रॉपरली काम कर रही हो डिप्लॉयमेंट के दौरान। तो ये दोनों लोग नॉर्मली आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह आपका जो मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस में आपके जो एंड यूजर्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, जो टेस्टर्स हैं और जो सपोर्ट मैनेजर्स हैं, ये मिलकर काम करते हैं। तो यूजर्स एक्चुअली आपको बता रहे होते हैं कि किसी किस्म की एप्लीकेशन में फ्लॉ तो नहीं है, या हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, एक सेट ऑफ फीचर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो टेस्टर्स फिर यूजर जब रिपोर्ट करते हैं तो टेस्टर्स उसको बाकायदा दोबारा टेस्ट करते हैं, उसको उन्हीं टेस्ट को दोबारा रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जो यूजर ने हमें चीज़ें रिपोर्ट की हैं वो ऐसा वाकई हो रहा है। तो जब वो इसको इंश्योर करते हैं तो फिर अगेन जो सपोर्ट मैनेजर्स हैं उनकी मदद से फिर अगेन जो डेवलपर्स हैं, अगर वो डेवलपमेंट एंड पे प्रॉब्लम है तो डेवलपर्स को ठीक करेगा, अगर वो डिप्लॉयमेंट एंड से कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके जो डेवऑप्स इंजीनियर्स जो हैं वो उसको कैटर करेंगे। तो ये बेसिकली ओवरऑल आपका एक जो SDLC मॉडल था और उसके डिफरेंट फेजेस, और उसमें मैंने ये आपको ये ज़रा बताया कि इसमें कौन कौन से लोग नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये एक ओवरऑल एक स्टैंडर्ड है कि लोग ये सारे लोग या ये सारे रोल्स जो हैं ये इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। मैंने एक बहुत जेनेरिक सी आपको डिस्कशन बताई है, तो ये बहुत जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये कंपनी टू कंपनी हमेशा वेरी कर रहा होगा। बहुत सारे लोग एक ही बंदा बहुत सारे काम कर रहा होगा, या बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलकर सेपरेटली काम कर रहे होंगे। तो इस तरह ये एक आपका पूरा सिलसिला चलता है। अच्छा, ये चीज़ अपने माइंड में रखते हुए तो अब हम जरा एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस को जिक्र करते हैं कि एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस नॉर्मली क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम जो एप्लीकेशन का रिलीज प्रोसेस चला रहे हैं, ये हम चला क्यों रहे हैं, ये हम क्यों ऐसा करना चाहते हैं। हम एप्लीकेशन के रिलीज प्रोसेस को एक बड़े तरीके से स्ट्रीमलाइन तरीके से चलाना ही क्यों चाहते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा मेन गोल है वो क्या है कि वो ये है
कि हम अपनी एप्लीकेशन को डिलीवर करना चाहते हैं एंड यूजर तक। ठीक है, तो दिस इज द मेन गोल ऑफ एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस, कि हम ये चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन डेवलप की गई है उस डेवलप्ड एप्लीकेशन को हम एंड यूजर तक बड़े अच्छे तरीके से और टाइमली और करेक्ट वे में पहुंचा सकें। ये मेन थीम है आपका, ये मेन गोल है आपके एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस का। तो ये अगर जहन में रहेगा तो फिर इंशाल्लाह आपको आगे चीज़ें बड़ी इजीली समझ आ जाएंगी कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हम इसके अंदर कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो एक टिपिकल सा एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस है, ज़रा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका आइडिया होता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि यूज़र, एक कोई भी यूज़र है, कोई क्लाइंट है, किसी बिजनेस का हो सकता है, किसी पर्सनल यूज़ के लिए किसी ने एप्लीकेशन बनवानी हो सकती है, तो वो आपका एक आइडिया होता है। उस आइडिया को आप ज़ाहिर डिस्कस करते हैं, जो आपके बिजनेस एनालिस्ट होते हैं या और जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं और फिर वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। तो आइडिया को सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर कर ली, फिर वो आप उसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद आपने उसको टेस्टिंग वगैरह की, बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं या डिफरेंट तरह के टेस्ट, जो टेस्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं आप उनको अप्लाई करते हैं। और उसके बाद आप उसको पैकेज करते हैं, और पैकेज करने से पहले ऑफकोर्स आप उसको बिल्ड करते हैं ताकि वो एक प्रॉपर एक आर्टिफैक्ट सा बन जाए, एक ऐसा एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर बन जाए कि उसे हम किसी भी मशीन पर एग्जीक्यूट कर सकें, और फिर उसको हम पैकेज भी कर लेते हैं। और ये जो बिल्ड और पैकेज वाला प्रोसेस है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको भी डेवऑप्स वाले लोग जो है बड़े तरीके से हैंडल करते हैं और ऑटोमेटिक तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये भी एक हमारा एक पूरा फेज होगा जिसको हम बड़ी डिटेल से जिक्र करेंगे कि ये काम कैसे किया जाता है, बिल्ड कैसे करते हैं और पैकेज कैसे करते हैं, और फिर हम इनको कहाँ सेव कर रहे होते हैं और फिर यूज़ कैसे करते हैं। तो चलें हम वापस अपने रिलीज प्रोसेस पे आते हैं। तो हमने जब बिल्ड कर लिए, तो बिल्ड और पैकेज करने के बाद हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देते हैं अपने सर्वर्स के ऊपर। तो जैसे ही सर्वर्स पे हमने एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया, तो दैट इज लेट्स से एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो हमारे जो यूजर्स हैं जिसने एप्लीकेशन बनवाई है या जिसके लिए भी हमने एप्लीकेशन बनाई है वो इसको यूज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक टिपिकल सा आप कह लें कि रिलीज प्रोसेस हुआ करता था, जो कि बहुत अरसा पहले ये इस्तेमाल हुआ करता था। अब इस छोटे से या टिपिकल से एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस में कुछ फ्लॉज थे, या फ्लॉज क्या हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेज किए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आपकी रनिंग एप्लीकेशन जो कि डिप्लॉय हुई है, इस डिप्लॉयड एप्लीकेशन के ऊपर या इस एप्लीकेशन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम जिस तरह हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वो प्रॉब्लम आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई इशू हो सकता है कि कोड में किसी किस्म का इशू है, उस वजह से वो प्रॉब्लम आ सकता है। ऑपरेशंस के जो रोल है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं कि आपके सर्वर जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन को लोड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो एक वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक किसी हैकर ने या किसी पेनिट्रेशन टेस्टर ने आपकी एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट किया, और जो वल्नरेबिलिटीज है उनको एक्सप्लॉइट किया, और वो आपकी एप्लीकेशन में पेनिट्रेट कर गया और वो कुछ प्रॉब्लम जनरेट कर। तो अभी इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो हमें तो कभी भी नहीं पता चलेगा, सर्वर तो कभी हमें खुद से नहीं बताएगा कि अच्छा भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये सबसे पहला मसला था जो कि रिलीज प्रोसेस में जिसकी कमी थी। इसी तरह अगर यूजर एक्सपीरियंस का कोई इशू है, यूजर आपका जो आम यूजर है वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, यूजर को रिस्पांस टाइम बहुत ही ज़्यादा हाई मिल रहा है कि उसे बहुत देर बाद रिस्पांस आता है और उसे वेट ज़्यादा करना पड़ता है। तो दिस इज़ अ बैड यूजर एक्सपीरियंस। तो ये भी एप्लीकेशन हमें खुद से नहीं बताती जब तक वो यूजर हमें ना बताए या कोई और हमें कॉल करके ना बताए कि अच्छा आपकी एप्लीकेशन में इस तरह का इशू आ रहा है। इसी तरह जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपकी जो एप्लीकेशन है वो हाई लोड यूजर को हैंडल कर सकती है, कि अगर अचानक उस पर लोड ज़्यादा आ जाए, जो यूजर्स हैं, लेट्स से आपका एक सर्वर है जो एट ए टाइम 10,000 लोगों को सर्व कर सकते हैं, और अचानक उस पर 50,000 लोग आ जाए और जो यूजर्स हिट करें, तो क्या आपका सर्वर इस काबिल है कि वो आपके यूजर्स को 50,000 यूजर्स को प्रोसेस कर सके और उनकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर सके।
तो ये सर्वर खुद से भी हमें नहीं बताता कि अच्छा भाई मेरे पे लोड ज्यादा आ गया तो प्लीज कुछ करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये तीन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर हम यहीं डिप्लॉयमेंट तक रुक जाएं इस रिलीज प्रोसेस के अंदर, तो ये सबसे ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये खड़े हो जाते हैं, और फिर ये हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। तो जैसे ही इन क्वेश्चंस पे सोचा जाता है, तो फिर एक और फेज इसी रिलीज प्रोसेस के अंदर ऐड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ऑपरेट एंड मॉनिटर। तो ये असल में ऑपरेट एंड मॉनिटर का जो आपका एक फेज है, इसे हम जैसे ही इंक्लूड करते हैं, तो ये जो तीन क्वेश्चंस हमने बड़े बड़े क्वेश्चन रेज किए थे, तो इनके आंसर्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। हमें फौरन आइडिया हो जाता है कि क्या हमारी एप्लीकेशन लोड बर्दाश्त कर सकती है, ज़्यादा लोड अगर यूज़र का आ जाए, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए। इसी तरह क्या अगर किसी किस्म का बैड यूज़र एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे क्लाइंट्स को या एंड यूज़र्स को, तो क्या वो हमें पता चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा। और इसी तरह क्या एप्लीकेशन में किसी किस्म का कोई इशू आ गया, तो क्या वो भी हमें पता चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा। तो ये जो आपका मॉड्यूल इस रिलीज प्रोसेस में ये जो आपका फेज है ऑपरेट एंड मॉनिटर वाला, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करने में और उनके अगेंस्ट जो भी हम काउंटर मेजर्स करना चाहते हैं वो करने में हमें हेल्प करता है। तो ये बड़ा हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अच्छा, ये आपने एक ज़हन में रखना है कि जो पूरा प्रोसेस क्या है, कि आइडिया आया, रिक्वायरमेंट हुई, कोड हुआ, टेस्ट हुआ, बिल्ड और पैकेज हुआ, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट होने के बाद हमने इसको ऑपरेट एंड मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, लेट्स से इनिशियली आपने एप्लीकेशन का जो लेट्स से फर्स्ट वर्जन था, जब बिल्कुल इनिशियल वर्जन था, उसको इस पूरे प्रोसेस से गुजारा और आपने उसको लॉन्च कर दिया और रिलीज कर दिया, और एंड यूजर जो है वो आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। अब आपको आपको पता है कि जब भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है, तो हम बाद में उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। तो अब आपने फर्स्ट रिलीज करने के बाद अगर उसमें इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए, तो वो इम्प्रूवमेंट्स किस तरह की हो सकती हैं। सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट ये होती है कि आपके नए फीचर्स ऐड हो सकते हैं, कि पहले एक फीचर खास खास किस्म का फीचर आपकी एप्लीकेशन में नहीं था, लेकिन अब आपने वो फीचर देना स्टार्ट कर दिया। तो ये इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन में एक इम्प्रूवमेंट आई। इसी तरह अगर लेट से आप ये फेस करें, आपने फेस किया कि या आपको पता चला कि जो हमारे यूजर्स हैं वो उनका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं। तो इसका मतलब है कि ऑप्टिमाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज किया। कोड के अंदर ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, आपके डेटा मैनेजमेंट की ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम जो आप यूज कर रहे हैं, जिस तरह आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम का कोर्स पढ़ते हैं, जिसमें आप डिफरेंट तरह की एल्गोरिदम का जिक्र करते हैं और उनमें उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटीज का जिक्र करते हैं। तो हो सकता है कि आपने कोई सॉर्टिंग की एल्गोरिदम या कोई और ऐसी एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, जिस तरह ग्राफ्स की एल्गोरिदम्स होती हैं, आप ऐसी एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं जो कि टाइम ज़्यादा लेती हैं। तो जाहिर है उसकी वजह से भी आपके यूजर को ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो आप हो सकता है एक ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम यूज करना चाहते हैं। तो अगर उस तरह की चेंजेस आपकी आती हैं, तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट है। और इसी तरह लेट से हो सकता है जो कुछ बग्स रह गए, जो अभी जो आपके जो टेस्टर्स हैं, जो क्यू इंजीनियर हैं, वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर सके, तो हो सकता है कुछ इस तरह के बग्स हों, तो उन बग्स की वजह से भी आपके ये इश्यूज आ सकते हैं। तो ये नॉर्मली ये तीन तरह के ऐसे प्रॉब्लम्स या तीन तरह की ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपकी एप्लीकेशन में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो ये अगर किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट आती है, तो अब इम्प्रूवमेंट आने के बाद हमारा गोल क्या होता है। हमारी सबसे पहले बड़ी कोशिश ये होती है कि हमारी ये जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये जिस भी तरह की इम्प्रूवमेंट आए, चाहे वो नए फीचर ऐड होने की, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने की, या बग फिक्सिंग की, ये जितने भी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो इमीडिएटली हमारे यूजर को एक्सेसिबल होनी चाहिए। यानी कि जल्दी से जल्दी ऑप्टिमाइज्ड वर्जन उसके पास पहुंचना चाहिए, न्यू फीचर्स उसके पास पहुंचने चाहिए, और बग फ्री सॉफ्टवेयर उस तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा गोल होता है कि हम किसी भी रिलीज प्रोसेस में ये चीज चाहते हैं। अच्छा, अब ये जो हम नई इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं, तो ये नई इंप्रूवमेंट्स एक्चुअली आती कैसे हैं। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की वर्जनिंग करनी पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसमें आपने लेट से कोड टेस्ट और बिल्ड किया और एक नया वर्जन आपने लॉन्च कर दिया। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट वर्जन जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि फ्रेमवर्क रिप्लेस्ड। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखें कि ये जब हम सॉफ्टवेयर वर्जनिंग करते हैं ना, तो इसमें आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है 1.0.0।
ये आपके वर्जन नंबर्स होते हैं। तो ये जो डॉट्स लिखे हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 डिजिट्स का जो वर्जन होता है, हर एक डिजिट का अपना एक मीनिंग होता है। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको ज़हन नशीन कर लेना है। तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि आप जब भी किसी किस्म की एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, जरूरी नहीं है कि आप अपनी एप्लीकेशन देखें। हो सकता है आप बहुत सारे और टूल जब डेवऑप्स में आगे यूज करेंगे तो उनकी भी वर्जनिंग होती है कि एक नया वर्जन आ गया, लेट्स से कुबरनेटिस का नया वर्जन आया, तो उनकी वर्जन भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। तो ये एक पैटर्न है कि 1 फिर डॉट फिर 0 और फिर डॉट। ये जो फर्स्ट 1 है जो कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल लेवल की या फ्रेमवर्क लेवल की चेंज आई है। कि अगर बहुत टॉप लेवल की, जिसे आर्किटेक्चरल लेवल की चेंज कह रहे हैं या फ्रेमवर्क लेवल की चेंज कहेंगे, कि अगर उस तरह की चेंज आएगी तो ये जो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट है इसमें इंक्रीमेंट आता है, ये इंक्रीज होता है। इससे पता चलता है कि जो पिछला वर्जन था, पिछले वर्जन से जो नया वर्जन आपका एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा चेंज है, वो बिल्कुल आर्किटेक्चरल चेंज है, तो इनका आपस में कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है। ठीक है। इसी तरह लेट्स से आपने एक और वर्जन, सेकंड वर्जन लॉन्च किया, तो सेकंड वर्जन में आपने क्या किया, आपने नए फीचर्स ऐड किए। अब इस केस में आपकी आर्किटेक्चरल चेंजेस नहीं आई या फ्रेमवर्क चेंजेस नहीं आई, आपने वही आर्किटेक्चर यूज किया लेकिन एक फीचर ऐड कर दिया, नया फीचर आपने ऐड किया। तो जब नया फीचर ऐड करते हैं तो जो सेंटर वाला डिजिट, ठीक है जी, जिस तरह दरमियान में अगर आप वर्जन 1 में देखें तो वह 1.0.0 था। अब वर्जन 2 में पहला 1 एज इट इज है क्योंकि आर्किटेक्चरल चेंज नहीं आया, लेकिन जो सेंटर वाला 0 है वो 1 में चेंज हो गया। क्या रीजन है कि आपने नया फीचर ऐड किया। अब लेट्स से अगर आपने एक फीचर ऐड किया है और आपने उसको रिलीज कर दिया तो यहाँ 1 हो गया। कुछ 2 दिन के बाद आपने इसके एक और वर्जन, एक और फीचर ऐड कर दिया, तो जैसे ही आपने एक और फीचर ऐड किया और आपने नया वर्जन जनरेट किया, लेट्स से वर्जन 3 हो सकता है, तो आप इसी सेंटर वाले 1 को 2 कर देंगे। तो इस तरह ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारे सेट ऑफ फीचर्स बढ़ते जाते हैं और उन फीचर्स की बेस पे हम अपने वर्जन्स इंक्रीज करते हैं, तो हमारे ये जो वर्जनिंग का नंबर है, ये काउंट जो है ये भी इंक्रीज करता जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट वाला वर्जन देखें तो अब इसमें आप देखेंगे कि इस थर्ड वर्जन के अंदर हमने बग फिक्स किया। तो इसका मतलब कोई नया फीचर भी नहीं ऐड हुआ, आर्किटेक्चरल या फ्रेमवर्क लेवल की कोई चेंज भी नहीं आई, लेकिन चेंज क्या आई है कि एग्जिस्टिंग फीचर्स के अंदर कोई बग था, आपने उस बग को फिक्स किया और वो प्रॉपर कोड हो गया। कोई नया फीचर नहीं ऐड हुआ, लेट्स से वही फीचर था। फॉर एग्जांपल आप साइन अप कर रहे थे या साइन इन कर रहे थे, लेकिन साइन अप करते हुए इश्यूज आ रहे थे या साइन इन करते हुए इश्यूज आ रहे थे, तो उसी इशू को आपने फिक्स किया, तो और उसका एक नया वर्जन जनरेट हुआ। और नए वर्जन को जब आपने लॉन्च करने की कोशिश की या रिलीज करने की कोशिश की, तो अब आपने जो वर्जन में, जो वर्जन नंबर में चेंज आएगी वो सबसे राइट मोस्ट डिजिट में चेंज आएगी, जो कि बिल्कुल राइट साइड पे। इसका मतलब अगर आप पिछले वाले वर्जन को देखें तो उसमें नए फीचर ऐड होने के बाद 1.1.0 था, तो अब ये जो 0 है इस पोजीशन पर आपने 1 कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि आपने बग को फिक्स किया। इसी तरह अगर आप लेट्स से ये वाले एग्जांपल देखें तो वर्जन नंबर जो 4 है, इस वर्जन नंबर 4 में आपने क्या किया, अगेन बग्स को फिक्स किया, कि कोई और किसी और फीचर में बग था, आपने उसको फिक्स किया। तो जैसे ही आपने उसको फिक्स किया तो अब चेंज किस में आई है, बिल्कुल लास्ट वाले डिजिट के अंदर, जो पिछले केस में वर्जन 3 में 1 था लेकिन वर्जन 4 के अंदर 2 हो गया। अब लेट से अगर आप इसमें किसी किस्म की और चेंजेस करते हैं, वर्जन नंबर 5 आपने लॉन्च किया, उसमें आपने एक नया फीचर ऐड कर दिया, तो नया फीचर ऐड करते क्या होगा, आप जो सेंटर वाला डिजिट है उसको 1 से 2 कर दें। तो ये इस तरह आपका जो एक वर्जनिंग प्रोसेस है या एक वर्जनिंग पैटर्न है, ये इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड यूज होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई नया वर्जन हमारे सामने आता है और उस वर्जन में लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेंज होता है, तो इसका मतलब है बहुत बड़े लेवल की चेंजेस आएंगी, बहुत मेजर लेवल की चेंजेस आएंगे, आर्किटेक्चरल लेवल की चेंज आएंगी। जिस तरह एक ज़माना था जब हम लारावेल को सीख रहे होते थे, तो लारावेल एक फ्रेमवर्क है पीएचपी का, तो उसमें हम देखते थे कि हम 4 पॉइंट समथिंग एक वर्जन यूज कर रहे होते थे, और कुछ अरसे बाद हमने देखा कि अचानक से 5th वर्जन आ गया। तो अब जो 5th वर्जन था 5 पॉइंट समथिंग
वो आगे होता था। तो जब उनकी डॉक्यूमेंटेशन रीड की गई और देखा गया तो पता चला कि वर्जन नंबर 4 और वर्जन नंबर 5 के अंदर मेजर आर्किटेक्चरल चेंजेस परफॉर्म की गई। तो इसका मतलब है वो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो हमेशा एक बड़े लेवल की, टॉप लेवल की आपकी चेंजेस को रेफर करता है। और जो सेंटर वाला डिजिट है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये आपके न्यू फीचर्स ऐड होने का वर्जन है, या सॉरी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और आपका जो राइट मोस्ट डिजिट है वो बग फिक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये आपके जहन में अगर प्रोसेस है तो बड़े इजीली आप चीज़ों को जज कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, अब इस सारे सिलसिले में कि हमने जिस तरह ये देखा कि जब हम ये पूरा रिलीज वाला प्रोसेस, ये पूरा रिलीज वाला प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये फॉलो करते हुए हमने गोल भी देखा और इसी इसी रिलीज प्रोसेस के दौरान हमने वर्जनिंग भी मेंटेन की, जिसको हमने फिर डिप्लॉय किया। तो ये जो पूरा हमने पीछे रिलीज प्रोसेस डिस्कस किया था, ये उसी को मैंने एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा था और ये कंटिन्यूअसली चल रहा होता है कि हम अगेन एक नया आइडिया, उस एक एग्जिस्टिंग आइडिया में एक नया आइडिया, एक नया फीचर ऐड करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं। ऑब्जर्व का मतलब मॉनिटरिंग वगैरह करते रहते हैं और फिर अगेन उसमें नई चीजें ऐड करते हैं और ये सारा चलता रहता है। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम अक्सर आती है कि जो आपका रिलीज प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो होता है। ट्रेडिशनली अब तो जाहिर है ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पुरानी बात, कि ये जो रिलीज प्रोसेस था ये स्लो हुआ करता था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, जो बहुत सारी ऐसी हर्डल्स हैं या थी जो कि इस प्रोसेस को स्लो कर देती। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि इस प्रोसेस को फास्ट कैसे किया जाए। ये जो रिलीज प्रोसेस देखें, डेवलपमेंट तो कर ली, लेकिन डेवलपमेंट करने के बाद आइडिया आया, डेवलपमेंट हो गई, कोड हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद वो एंड यूजर के मोबाइल, अगर मोबाइल की बात करें, मोबाइल ऐप की बात कर लें, या अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करें तो वो उसके लैपटॉप तक, उसके ब्राउजर तक वो कैसे पहुंचेगी और कितनी जल्दी पहुंचेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो जो कि रिलीज प्रोसेस में एक बहुत बड़ा एक यूं कह लें कि एक हर्डल था कि जिसको काउंटर किया गया, जिसको कैटर किया गया, जिसके लिए सोल्यूशन ढूंढे गए। तो ये सोल्यूशन कहाँ से आएंगे और ये कौन इसको सॉल्व करेगा? तो जी इसके लिए फिर हमारे पास कोई लाइफ सेवर होना चाहिए। तो ये जो रिलीज प्रोसेस है, इनमें जो आजकल के दौर में सबसे बड़ा जो लाइफ सेवर है वो आपका डेवऑप्स है। तो जिस डेवऑप्स के लिए हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो बेसिकली ये डेवऑप्स आपके जो रिलीज प्रोसेस है, जिसमें डेवलपमेंट से लेकर पूरा आइडिया से लेकर डेवलपमेंट और टेस्टिंग और उसको डिप्लॉय करना और बाकी सब सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करना, ये सारी की सारी चीज़ों को फास्ट करना, ताकि बहुत जल्दी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे रिलीज प्रोसेस का सबसे बड़ा गोल ही ये है कि हमने अपने जितनी भी तरह की इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, जितनी भी तरह की एडिशंस आई हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो जल्दी से जल्दी इमीडिएटली अपने यूजर के लिए एक्सेसिबल करनी, फौरन से। वो चंद दिन भी हो सकते हैं, वो चंद घंटे भी हो सकते हैं, कि जल्दी से जल्दी वो एप्लीकेशन हमारे यूज़र के पास एक्सेसिबल हो, ताकि क्योंकि उससे हम बिजनेस लेना चाह रहे होंगे या उससे हम यूजर दूसरे लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। तो इस सारी चीज़ में जो लाइफ सेवर है दैट इज डेवऑप्स। अब कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं जो इस रिलीज प्रोसेस को स्लो कर देती हैं और आपका डेवऑप्स उन हर्डल्स को कैसे रिमूव करता है? ये जो टॉपिक है ये हमारे इंशाल्लाह कल के लेक्चर का टॉपिक। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि ये जो लाइफ सेवर जिसे हम कह रहे हैं, तो लाइफ सेवर, तो वो लाइफ में ऐसे क्या इशू आते हैं, रिलीज प्रोसेस की लाइफ में ऐसे क्या इश्यूज आते हैं जिनकी वजह से वो स्लो डाउन हो जाता है, और उस स्लो डाउन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए डेवऑप्स हमें कैसे हेल्प करता है। तो बेसिकली अब हम डेवऑप्स की उस जर्नी की तरफ जाना स्टार्ट होगी। तो जहां आज का हमारा सेशन जो है वो बिल्कुल उसका टॉपिक एंड होता है। बाकी हमारे इसकी वीडियोस वगैरह इंशाल्लाह चैनल पे अवेलेबल होंगी। अभी तक मैंने अपलोड नहीं की, 1-2 दिन बस मुझे दें तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर तो इंशाल्लाह उसको अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से तो बिल्कुल प्रॉपर आपको
सारे वीडियोस वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर भी करूँगा।